हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायनामिक प्रोग्रामिंग की बेसिक इंट्रोडक्शन ली थी। आई होप आपको याद होगा। अच्छा, और यहाँ पे मैंने छोड़ा था लास्ट लेक्चर कि हमारे को ये प्रोग्राम ट्रेस करके दिखाना था आपको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस प्रोग्राम की ट्रेसिंग करते हैं और यहाँ से आपको प्रॉपर डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो सो कॉल्ड एसेंस है वो पता लग जाएगी और यू कैन से फील पता लग जाएगी एग्जैक्टली डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसे चलती है। ठीक है, देखो भाई, तो हमने डिफाइन किया डीपी फिब ऑफ एन, फंक्शन का नाम है। तो हमने बोल दिया अगर n 0 या 1 है तो ऑफ कोर्स n रिटर्न करा देंगे। और एल्स में आकर के क्या कह रहे हैं, इफ टेबल n माइनस वन इज इक्वल टू नल, तब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो हम पहले टेबल में वैल्यू चेक करेंगे कि अगर जैसे आपने फिब ऑफ 6 कॉल किया है तो आप टेबल में 5 वाली वैल्यू चेक कर रहे हो कि अगर वो नल है तब आपने ये फंक्शन कॉल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यही एग्जैक्टली डीपी ने कहा था। जनरली क्या था, हम जो रिकर्सिव प्रोग्राम देखते थे उसमें रिकर्शन तो हम चलाते ही हैं, ऑफ कोर्स, मतलब रिकर्सिव कॉल करते चले जाते हैं, बट बहुत सारी फंक्शन कॉल्स जो थी वो रिपीटेड थी। याद है आपको? तो हम रिपीटेशंस नहीं चाहते। आई थिंक याद होगा, पूरा लेक्चर तो रिपीट करने का फायदा है नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने सारा देखा ही था, मैंने आपको दिखाया था, क्रॉस कर करके दिखाया था कि ये सब फंक्शन कॉल नहीं हो रहे एंड सो ऑन। याद है ना? तो बस ये जो प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, इस स्लाइड वाला जो प्रोसीजर था, आपको याद होगा। पहले फिब ऑफ 6 कॉल किया तो हमारे पास नल है वो, तो फिर हमने फिब ऑफ 5 को कॉल किया। फिब ऑफ 5 ने बोला, फिर आगे फिब ऑफ 4 को कॉल करा, 3 2 1 0 कॉल हुआ, फिर 2 की वैल्यू आ गई, फिर 3 से, फिर 1 की वैल्यू थी हमारे पास, फिर 3 कैलकुलेट हो गया था, फिर 2 हमने पूरा कैलकुलेट करा ही नहीं था क्योंकि 2 की वैल्यू हम सीधा टेबल से ले आए थे एंड सो ऑन। तो यही सारा प्रोसीजर मेरे को अब आपको दिखाना है एक कोड की फॉर्मेट में। बस मैं वो सिर्फ आपको कोड दिखा रहा हूँ, इससे ऊपर और कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कोड में कॉमन सेंस आप समझ पा रहे होगे भाई। पहले आप चेक करोगे कि क्या टेबल में वैल्यू है क्या। अगर टेबल में वैल्यू है तो फिर हम फंक्शन कॉल क्यों करें, है ना। अगर टेबल में वैल्यू नहीं है तभी हम फंक्शन कॉल करेंगे। और नॉर्मली हम अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं करते थे फिर तो बेटा हर बारी फंक्शन कॉल होनी होनी थी। टू पावर एन फंक्शंस कॉल थी। हर एक फंक्शन कॉल की, हर एक फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने में कांस्टेंट टाइम था, तो थीटा ऑर्डर टू पावर एन मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी। एग्जैक्टली तो गोल्डन रेशियो एंड सो सबसे आती है, वो हमने पहले बातें कर रखी है ना। तो ऑर्डर टू पावर एन कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसकी बताई थी, क्यों? क्योंकि ऑर्डर टू पावर फंक्शन कॉल हम रफली कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब हमने क्या किया कि बार बार फंक्शन कॉल क्यों करें जब सेम फंक्शन कॉल है। देखो, फिब ऑफ 3 की आप वैल्यू कैलकुलेट करके बैठे हुए तो दोबारा से पूरा फिब ऑफ 3 क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। और फिब ऑफ 4 की कैलकुलेट आप करके बैठे हो यहाँ पे, तो फिब ऑफ 4 दोबारा से सारा क्यों कॉल करते हो। सारा हटा दो, है ना। तो अब एक 4 नहीं गया, आप ऐसे भी समझो 4 की वजह से 3 भी गया, 2 भी गया, फिर ये 2 1 1 0 1 0, ये सभी के सभी फंक्शन कॉल्स हमने अवॉइड कर दिए। तो सीधा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्लैश हो जाती है 2 पावर एन से, ऑर्डर 2 पावर एन से सीधा थीटा एन पे, है ना। कहाँ एक्सपोनेंशियल और कहाँ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गए, एन स्क्वायर एन क्यूब भी नहीं, सीधा एन पे आ गए। तो ह्यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने मतलब सेव करी है यहाँ पे, हमने काफी हद तक टाइम बचा लिया अपना। ठीक है ना, जस्ट सिर्फ एक छोटे से आइडिया से, क्या कि आप टेबल में स्टोर कर लो वैल्यूज, बार बार फंक्शन कॉल मत करो। तो बस यही चीज मेरे को दिखानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बस वही चीज ये देखो हमने लिखी हुई है कोड की फॉर्मेट में कि अगर ये देख लो, जैसे 6 को कॉल किया आपने, फिब ऑफ 6 कॉल किया, तो हम देखेंगे टेबल में, टेबल 5 क्या, मतलब 5 इंडेक्स पे हम जा करके देखेंगे कि वो नल है क्या। अगर नल है तो फिर हम कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर ये 6 के लिए था तो फिर 4 के लिए देखना है। अगर नल है तो फिर हम कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और फिर फाइनली क्या करेंगे जी, टेबल एन और एन माइनस वन एन माइनस टू की वैल्यूज को ऐड करके, मतलब प्रीवियस दो वैल्यूज को ऐड करके टेबल एन में डाल देंगे और फिर टेबल एन को रिटर्न करा देंगे। बस ये काम है। मैं ऐसे, आपको मुझे लग रहा है शायद समझ नहीं आएगा, मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ तो पता लगेगा। तो पहले तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी बात करो, मेरे बच्चे, रिकर्शन हो रही है इसमें कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल हो रही है जी। डीपी फिब एन है, यहाँ पे भी डीपी फिब एन माइनस वन कॉल कर रहे हो, डीपी फिब एन माइनस टू कॉल कर रहे हो। तो रिकर्शन है तो मेरे बच्चे क्या यूज करेंगे, स्टैक। स्टैक बनाओ, काम खत्म करो। ठीक है, और साथ में एक टेबल हमने बना रखी है। अच्छा, टेबल में कितने स्लॉट्स होंगे? ऑफ कोर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मेरे बच्चे, जितनी यूनिक फंक्शंस कॉल हैं। तो F6 था, 5 4 3 2 1 0, ये सब थे ना। तो मतलब अगर 6 के लिए आप कॉल कर रहे हो तो 7 स्लॉट्स की टेबल है। तो n है तो मतलब n+1 स्लॉट्स की टेबल होगी। ठीक है, तो हमारे को n+1 स्लॉट्स की टेबल पहले से बना के रखनी पड़ेगी। टेबल के एरे ही तो है यार, और क्या है। ना मजाक है, ये तो कुछ नहीं है। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, 6 के लिए कॉल कर लेते हैं ना, डीपी फिब 6। तो मैं ना, वही बात है, डब्बा बनाना पड़ेगा, एक डब्बा बना लेते हैं। आपको पता है बेटा, मैं थोड़ी देसी भाषा यूज करता हूँ जिससे थोड़ा आपको हंसी भी आती है और मजा भी आता है। स्टैक को कौन कहता है, डब्बा है। मैं डब्बा बोलता हूँ, देखो इसको। हाँ हाँ, तो डब्बे के अंदर हम डालेंगे जी। और ये जो भी होगा, क्योंकि रिकर्शन है ना, तो स्टैक तो यूज करना ही पड़ेगा। और साथ साथ एक टेबल है। ठीक है, टेबल के अंदर कितने स्लॉट्स होंगे? ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो टोटल एन स्लॉट्स, n+1 स्लॉट्स की टेबल होगी, क्योंकि यूनिक फंक्शन कॉल n+1 है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था। ठीक है ना, तो वो बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
डब्बा रेडी है, टेबल रेडी, आप शुरू हो जाओ। तो इसका इंडेक्स मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। हमने फिब ऑफ 6 कॉल किया, इसलिए इनिशियली ये सारे के सारे नल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को किसी भी फंक्शन कॉल की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फिब ऑफ 6 कॉल किया है, तो मैं शॉर्ट में F6 लिख देता हूँ। लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता था डीपी फिब 6, टाइम वेस्ट होगा, आप जानते ही हो। तो इसे फंक्शन कॉल होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक। डब्बे में हमने इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड डाल दिया फिब ऑफ 6 का। ठीक है जी, तो अब चलाओ एन, क्या 6 और 0 बराबर है या 6 और 1 बराबर है? नहीं है, तो ऑफ कोर्स रिटर्न एन नहीं होगा। तो हम इधर आ जाएंगे, बोलेंगे कि इफ टेबल n माइनस वन इज इक्वल टू नल। बोलो जी, टेबल n माइनस वन मतलब 6 में बैठे हो तो टेबल 5 को चेकिंग कर रहे हो, है ना? तो टेबल 5 नल है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर टेबल 5 नल ना होता, यहाँ पे देखो, अगर ये टेबल 5 नल ना होता तो हम यहीं से वैल्यू उठा लेते। ठीक है, खैर ये अभी नल है। नल है तो फिर हम क्या करेंगे जी, वही बात है, ये फंक्शन कॉल करेंगे। तो टेबल n माइनस वन के लिए हम क्या बोल रहे हैं, डीपी फिब n माइनस वन। तो फंक्शन कॉल हुआ, जैसे फंक्शन कॉल हुआ एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। तो f ऑफ 5, ठीक है जी। n माइनस वन था ना, ये पीछे चेक करो, ये डीपी फिब n माइनस वन 6 में बैठ करके 5 को कॉल कर रहे हो, और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से वो टेबल n माइनस वन में डाल देंगे, मतलब 5 में डाल देंगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू, अब ये जो F5 जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगी जी, ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो खैर वो तो अभी देखेंगे। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डब्बे में जाता है, तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस भी रख लेना भाई, ताकि याद रहे हमारे को हम कहाँ से आ रहे हैं। तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, लाइन्स को 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लाइन नंबर 3 को अब हमारे को चलाना होगा ना, है ना? जब 6 पे थे, फिब ऑफ 6 कॉल किया था, तो फिर लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 ये फंक्शन कॉल हो गया। तो जैसे फंक्शन कॉल होगा नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डब्बे में जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस के 3, तो 3 आप डब्बे में डाल दो। लो जी, 3 यहाँ डाल दो। ठीक है, अच्छा F5 आपने कॉल कर दिया, तो बोल रहे हो क्या 5 और 0 बराबर है, 5 और 1 बराबर है? नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, टेबल 4 इज इक्वल टू नल। भाई 5 है तो फिर टेबल 4 चेक करो ना। हाँ जी बिल्कुल चेक करो ना, टेबल 4 तो भी नल है। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, टेबल 4 दैट विल बी इक्वल टू डीपी फिब 4, है ना भाई? 5 है तो फिर 4। ठीक है जी, तो अब आप समझ पा रहे हो। और नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डब्बे में 3, तो फिर हमने F4। अब मेरे ख्याल से आप प्रोसीजर समझ ही चुके होगे। तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस इसमें जाएगा, और आप किसको n माइनस वन मतलब प्रीवियस, है ना? तो फिर f ऑफ 3 कॉल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन का एड्रेस जाएगा, फिर f ऑफ 2 कॉल हो जाएगा। क्योंकि ये सब नल ही दिख रहे हैं ना, अभी तो टेबल में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा बाईपास कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, चीजों को अब बाईपास कर रहा हूँ, समझ रहे होगे। ठीक है जी, f ऑफ 2 ने भी वही बात है, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डब्बे में जाएगा, और ये क्या कॉल करेगा, f ऑफ 1। अब आएगा मजा। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लो, F ऑफ 2 में नेक्स्ट लाइन का एड्रेस हम डाल चुके हैं। ये n की वैल्यू क्या है, 2 है जी। ठीक है, तो हम देख लिया क्या 2 0 बराबर है, 2 1 बराबर है? नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे, टेबल 2 नल है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। सॉरी, टेबल 1 नल है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। 2 में बैठे ना, तो n माइनस वन देख रहे हैं, टेबल 1 नल है क्या? अरे भाई बिल्कुल तो नल है, ये देख लो, ये नल ही तो है। अच्छा जी, तो फिर अब हम क्या करेंगे, टेबल 1 दैट विल बी इक्वल टू डीपी फिब 1। 2 में बैठे तो फिर फिब ऑफ 1 कॉल करेंगे ना। हाँ जी, और नेक्स्ट लाइन का एड्रेस हम डब्बे में डाल चुके हैं, ये देख लो, फिब ऑफ 2 में नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डाल चुके हैं, और फिब ऑफ 1 हमने कॉल कर दिया। ठीक है जी, आओ जी 1 पे आओ। तो क्या 1 और 0 बराबर है? नहीं। क्या 1 और 1 बराबर है? हाँ जी, तो रिटर्न n होगा। तो कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया था, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो टेबल 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी जी। आराम से चेक करके मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। दिक्कत है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ जी, तो फाइनली हमारे को समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ट्रेस करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा जी। तो 1 रिटर्न हो गया जी। ठीक है जी, तो फिर 1 रिटर्न हुआ, तो फिर ये 1 कहाँ आ गया, इसमें आ गया। तो मतलब टेबल 1 की वैल्यू मैंने 1 निकाल दी। लो जी, नल की बजाय मैंने 1 स्टोर कर दिया। ठीक है जी, और ऑफ कोर्स क्योंकि F ऑफ 1 आपने फंक्शन कॉल किया था, उसने रिटर्न करवा दिया वैल्यू, तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ कोर्स, पॉप्ड ऑफ हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद फिर अब हमने क्या किया, अब वही F ऑफ 2 में आ जाएंगे, लाइन नंबर 3 से रिज्यूम करना है। तो लाइन नंबर, अब देख रहे हो ना, स्टैक का फायदा होगा, हमारे को याद है सब कुछ। हाँ जी, तो लाइन नंबर 3 से हमने रिज्यूम किया, तो हम बोल रहे हैं इफ टेबल n-2 इज इक्वल टू नल। तो ये n वही 2 के लिए हम चल रहा था ना, देख लो आराम से, एक्टिवेशन रिकॉर्ड 2 में है। हाँ जी, तो फिर 2 - 2 हो जाएगा ना, 2 - 2 दैट इज 0। तो टेबल 0 नल है क्या? चेक करके हो, हाँ जी बिल्कुल, सारा कुछ नल था, टेबल 0 नल है। ओके जी, फिर अब हम क्या कहेंगे कि टेबल 0 नल है, तो फिर टेबल 0 दैट विल बी इक्वल टू डीपी फिब ऑफ 0। तो इसका मतलब अब फिब ऑफ 2 में बैठ करके आपने फिब ऑफ 0 को कॉल कर दिया तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। लो जी, अच्छा अब यहीं पे ही आएगा ऑफ कोर्स, जगह नहीं है यहीं बना, चलो ठीक है यार, यहीं बना देता हूँ, F ऑफ 0 कॉल हुआ। ठीक है, ऑफ कोर्स नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो मतलब ये जा चुका है, जब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड साफ हो चुका है तो यहीं पे आएगा ना वो F ऑफ 0। ठीक है जी, F ऑफ 0 आया, तो अब उसको चलाते हैं जी। क्या 0 इज इक्वल टू 0? यस, रिटर्न एन, मतलब रिटर्न 0। 0 रिटर्न होगा, कहाँ पे रिटर्न होगा, कहाँ पे रिटर्न होगा मेरे बच्चे, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था, यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे आएगा। अच्छा, एक बात ये भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं जी, यहाँ पे 3 को काट के अब 5 कर देना। क्यों? क्योंकि अब आपने ऑफ कोर्स एफ ऑफ 2 ने ये लाइन नंबर 3 चल चुकी है, लाइन नंबर 4 हमने एग्जीक्यूट करा, लाइन नंबर 4 पे हमारा फंक्शन कॉल था, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डब्बे में जाएगा, तो हमने 5 डाल के रखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डाल के रखा हुआ था, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है तो ये यहीं पे जाएगी टेबल 0 में, हमारे पास 0 स्टोर हो जाएगी। क्यों 0 क्यों स्टोर हो रही है? क्योंकि डीपी 0 आपने कॉल करा और आपने बोल दिया 0 इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न 0, तो 0 रिटर्न हुआ जी। ठीक है ना, एन के लिए 0 ना, तो रिटर्न 0 हुआ। ठीक है जी, तो ये भी काट के हम 0 कर चुके हैं। ठीक है जी, और ये वाला भी ऑफ कोर्स क्योंकि एफ ऑफ 0 ने रिटर्न 0 कर दिया है, तो ये भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप्ड ऑफ हो गया, और हम वापस एफ ऑफ 2 पे आ गए, और अब लाइन नंबर 5 चलाएंगे। अब आएगा असली मजा। लाइन नंबर 5 क्या कहता है? टेबल एन दैट विल बी इक्वल टेबल एन माइनस प्लस टेबल एन माइनस 2। टेबल एन मतलब टेबल 2, टेबल 2 क्या हो जाएगा जी? टेबल 1 प्लस टेबल 0, टेबल 1 प्लस टेबल 0। तो दैट मीन्स व्हाट, टेबल 2 की वैल्यू आ गई टेबल 1 प्लस टेबल 0, दैट इज 1 आ गई वैल्यू टेबल 2 की। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या लिखा है, ये कैलकुलेट हो चुका है, तो रिटर्न टेबल एन, तो ये रिटर्न कहाँ होगा? जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। तो कहाँ पे कॉल किया गया था 2 को? एफ ऑफ 3 में कॉल किया गया था। एफ ऑफ 3 में किस लाइन पे कॉल किया गया था? लाइन नंबर 2 पे, यहाँ पे। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी रिटर्न होके। ठीक है जी, तो रिटर्न टेबल एन हमने किया, तो टेबल एन हमारे पास क्या आ चुका था जी? 1 है ना। टू की वैल्यू हमने क्या निकाली जी? 1 निकाली ना, तो यही 1 आएगा। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। टेबल एन मतलब टेबल 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, टेबल 1 प्लस टेबल 0, टेबल 1 प्लस टेबल 0 की वैल्यू थी हमारे पास, और यहाँ पे 2 की वैल्यू हमने 1 निकाल दी। 1 निकालने के बाद क्या कह दी? रिटर्न टेबल एन। टेबल एन मतलब वही, ये टेबल 2 की वैल्यू हमने रिटर्न करी। अब टेबल 2 की वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी? जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। अब इस फंक्शन को कहाँ कॉल किया गया था मेरे को याद नहीं है, मैं तो डब्बे में से देखूंगा जी। तो डब्बे में आकर के मैंने देखा, ये एफ ऑफ 3 में हमने लिख रखा था ना, लाइन नंबर 3 पे आना था वापस, तो लाइन नंबर 3 पे यही था एफ ऑफ 3 ने, यहाँ पे जब ये 3 होता, तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे आना ना, तो एक किस्म से टेबल 2 यहाँ पे है, तो डीपी फिब ऑफ 2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी आकर के। तो एक किस्म से एफ ऑफ 3 तो दोबारा से वैल्यू स्टोर करी हमने, कोई बात नहीं, तो ये 1 को काट के दोबारा से 1 लिख दो, कोई बात नहीं, है ना। वैल्यू हमारे पास दोबारा से आई है यहाँ पे टेबल 2 की, समझ में आ रहा है ना। एक बार तो जब हमने डीपी फिब ऑफ 2 कॉल कर रखा था, वहां से हमने लाइन नंबर 5 चलाई थी, तो हमारे पास वैल्यू 1 आ चुकी थी, और उसी 1 को हमने रिटर्न करवाया। रिटर्न करवाने की, और कहाँ पे रिटर्न हुआ? टेबल 3 में। तो यहाँ पे फिर उसने यही बात बोल दी, टेबल 2 की वैल्यू आप ये वैल्यू डाल दो, तो टेबल 2 में फिर से आपने वैल्यू 1 डाल दी। क्या फर्क पड़ गया? कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर अब क्या करें? इफ टेबल n माइनस टू इज इक्वल टू नल, तो 3 में बैठ करके आप टेबल 1 की बातें कर रहे हो, 3 में हो ना, एक बार पहले यहाँ पे चेक कर लो जी। तो एफ ऑफ 2, अच्छा ये बात भी ध्यान रखना, एफ ऑफ 2 विल बी पॉप्ड ऑफ। क्यों? क्योंकि वही बात है भाई, पूरा चल चुका था, है ना। एफ ऑफ 2 ने रिटर्न भी करा दिया था टेबल 2 की वैल्यू, टेबल 2 की वैल्यू क्या थी? 1 1 उसने रिटर्न करवा दिया था, तो एफ ऑफ 2 साफ हो चुका है, पॉप्ड ऑफ हो चुका है। अब हम एफ ऑफ 3 में वापस आ चुके हैं, लाइन नंबर 3 से रिज्यूम कर रहे हैं एग्जीक्यूशन। लाइन नंबर 3 क्या थी? इफ टेबल n माइनस टू इज इक्वल टू नल, तो 3 में बैठ करके हम बोल रहे हैं n माइनस 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो टेबल 1 नल है क्या? नहीं है जी, कहाँ से नल है? हमारे पास तो वैल्यू है टेबल 1 की 1। ठीक है जी, तो 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला फंक्शन कॉल हम बचा गए। ठीक है, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, और फिर हम नीचे आ गए, क्योंकि इफ कंडीशन के साथ है ना, समझ गए होगे। अच्छा, तो अब क्या बोलेंगे? टेबल n है ना, तो टेबल 3 विल बी इक्वल टू टेबल 2 प्लस टेबल 1। टेबल 3 विल बी इक्वल टू टेबल 2 प्लस टेबल 1, तो टेबल 2 1 है, टेबल 1 1 है, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये हो गया जी 2। टेबल 3 हो गया 2, और टेबल 3 2 हो गया, और उसके बाद फिर इसने रिटर्न टेबल एन करना है। कहाँ पे रिटर्न करना है? जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था, तो फिबो 4 में कॉल किया गया था इसको, तो फिबो 4 में हम इसको रिटर्न कराएंगे। ठीक है जी, फिबो 4 में इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, ये रिटर्न करवाना है, तो खत्म हो गया, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप्ड ऑफ। तो अब वही फिबो 4 में वापस आ चुके हैं, लाइन नंबर 3 से अपने एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? अच्छा पहले तो लाइन नंबर 2 पे जो ये वैल्यू आएगी वो भी चेक कर लो एक बारी। तो क्या वैल्यू आएगी जी? ये 4 में थे, तो मतलब 3, टेबल 3 के अंदर क्या आ गया जी? जो भी फिब ऑफ 3 ने रिटर्न करा था, फिब ऑफ 3 ने क्या रिटर्न कराया था जी? डीपी फिब ऑफ 3 ने, वो टेबल 3 की वैल्यू क्या थी? 2, तो 2 दोबारा से आ गया। ठीक है, तो टेबल 3 में 2 दोबारा से आपने स्टोर कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार और स्टोर हो गया, पहले से 2 था ही था, फिर से एक बार हमने स्टोर कर दिया, कोई बात नहीं जी। अच्छा, फिर अब आप क्या कह रहे हो? 4 में बैठ करके यहाँ बोल रहे हो टेबल 2 नल है क्या? नहीं, कहाँ नल है यार? टेबल 2 हम तो कैलकुलेट करके बैठे हुए थे 1। ठीक है, तो मैं इसको 2 को काट के दोबारा से 2 लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि एक बार हमने दोबारा से स्टोर किया था ये। ठीक है जी, अच्छा, तो अब वापस आए, हमने क्या बोल दिया? टेबल 4 में थे ना, तो टेबल 2 इज इक्वल टू नल, चेक करके आओ, क्या टेबल 2 नल है ना? टेबल 2 तो 1 है हमारे पास, वैल्यू है उसकी, नल तो नहीं है। तो फिर ये फंक्शन कॉल हम बचा गए फिर से। अब देख रहे हो, हर बार अब ये फंक्शन कॉल बचती जाएगी, अब कोई टेंशन की बात नहीं, हर बार फंक्शन कॉल बचती जाएगी। तो अब क्या बोलोगे? टेबल 4 में है ना, इसलिए टेबल 4 इज इक्वल टू टेबल 3 प्लस में टेबल 2, टेबल 3 प्लस में टेबल 2,
हाँ जी, टेबल 3 प्लस में टेबल 2, टेबल 4, टेबल 3 प्लस में टेबल 2, 2 + 1 दैट इज 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है जी, ओके। तो अब ये चीज हो चुकी है और फिर हम बोलेंगे रिटर्न टेबल एन। तो कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। तो फिबो 5 में 4 को हमने कॉल किया हुआ था ना, तो फिबो 5 में ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो मतलब एक किस्म से यहाँ पे तो ये रिटर्न करवा रहा है, तो इसका एक्टिवेशन कोड विल बी पॉप्ड ऑफ। तो लाइन नंबर 3 से इसको रिज्यूम करना है, बट वही बात है, लाइन नंबर 2 में वैल्यू असाइन भी तो होगी ना, रिटर्न होके आई है। तो क्या रिटर्न होके आई है, टेबल 4 की वैल्यू यहाँ से आई है ना। 5 में हो तो 4 की, ऑफकोर्स ये सब बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, 4 की वैल्यू, टेबल 4 की वैल्यू क्या निकाल के बैठे थे, 3। तो आपने फिर से 3 डाल दिया टेबल 4 में, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो इस 3 को काट के 3 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, टेबल जब हम 5 वाले में है, तो बेसिकली टेबल 4 को हमने कैलकुलेट करना था। और ये डीपी फिब 4 ने वैल्यू क्या रिटर्न करी है, टेबल 4 की वैल्यू। तो टेबल 4 की वैल्यू क्या थी, 3। तो एक किस्म से 3 यहाँ से रिटर्न होके इसके अंदर आएगा, और ये टेबल 4 के अंदर आपने 3 दोबारा से डाल दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम नीचे आ गए। अच्छा, लाइन नंबर 3 से ऑफ कोर्स रिज्यूम करना था ना, फिर वो 5 में लाइन नंबर 3 से रिज्यूम करना था। करो मेरे बच्चे। तो ये 5 में है ना, 5 - 2 दैट इज 3, टेबल 3 इज नल। यस, सॉरी, टेबल 3 नल क्यों है भाई, टेबल 3 की तो हम 2 निकाल करके बैठे हुए हैं। तो ठीक है जी, ये फंक्शन कॉल हम बचा गए। तो फिर हम क्या बोल देंगे, टेबल 5 दैट विल बी इक्वल टू 5 पे है ना, इसलिए टेबल 5 4 + 3, टेबल 4 + टेबल 3, टेबल 4 + टेबल 3 की वैल्यू 3 × 2 5। तो टेबल 5 की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, टेबल 5 की वैल्यू 5 आ चुकी है। उसके बाद फिर हमने ये टेबल एन रिटर्न कराया। कहाँ पे रिटर्न कराया होगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। किस में कॉल किया गया था, 6 में कॉल किया गया था। तो इसलिए हम 6 में आकर के इसकी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे लाइन नंबर 2 में रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी 5 कॉल खत्म हो चुका है, इसका भी काम खत्म है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ, क्योंकि वैल्यू रिटर्न करा चुका है। फिब ऑफ 6 में आके लाइन नंबर 3 से रिज्यूम करना है, लेकिन लाइन नंबर 2 में वही बात है, वैल्यू असाइन हो रही है, तो पहले वो साइन कर लो। हाँ जी, तो ये क्या वैल्यू आई है जी, 6 में ना, प्लीज चेक कर लेना। टेबल 5 के अंदर डीपी जो भी, डीपी फिबो 5 जो भी रिटर्न कर रहा है, वो टेबल 5 में डाल रहे हो। ठीक है जी, वही वापस से वही 5 का 5 वापस आ जाएगा। आ गया जी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ जाइए। अब आप कहते हो 6 में बैठ करके क्या टेबल 4 नल है, नहीं, कहाँ से टेबल 4 नल है, टेबल 4 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर अब हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली फंक्शन कॉल हम बचा गए ना। फिर लाइन नंबर 5 पे आकर के बोलेंगे टेबल 6 दैट विल बी इक्वल टू टेबल 5 + टेबल 4। ठीक है, टेबल 6 टेबल 5 + टेबल 4, तो 5 + 3 दैट इज 8। ठीक है जी, 8 हो गया। ओके, फिर हम क्या करते हैं, रिटर्न टेबल एन। तो 8 हमने यही रिटर्न करवा दिया। कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। ये फंक्शन कहाँ कॉल किया होगा, मान लेते हैं हमने मेन में कॉल किया था, तो ये 8 हम रिटर्न करा देंगे, हमारा काम खत्म। ये भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप्ड ऑफ। देख रहे हो कितना साफ सुथरा और कितना बढ़िया काम करके दिखाया है, पूरा एग्जाम्पल ट्रेस करा दिया। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा हमने क्या क्या यूज किया है। एक तो स्टैक यूज किया है और एक टेबल यूज करी है। तो एक्स्ट्रा स्पेस मुझे बता दो, एक्स्ट्रा स्पेस। तो एक तो n+1 स्लॉट्स की आपके पास टेबल है, और एक n स्लॉट्स का ही हमने बनाया है ना। देख लो, 6 5 4 3 2 1, और फिर 1 को काट के 0 में यही ले आए थे। डेप्थ ऑफ द स्टैक देख रहे हैं, तो n स्लॉट्स का हमने ये बनाया है, स्टैक यूज किया है। वो तो भाई रिकर्शन है, तो स्टैक तो आएगा ही आएगा, उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो एक्स्ट्रा स्पेस कितना लग गया जी, 2n+1, दैट इज नथिंग बट थीटा एन एक्स्ट्रा स्पेस इज नीडेड। थीटा एन एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज किया है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ है मेरे बच्चे, फायदा ह्यूमंगस हुआ है। क्या, अगर आप ये टेबल ना लगाते तो आपको सारी की सारी फंक्शंस कॉल दोबारा दोबारा करनी पड़ती, एंड सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऑर्डर टू पावर एन एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी। सिर्फ और सिर्फ नुकसान क्या हुआ, देखो ये स्टैक तो हमने पहले भी यूज किया ही था, नॉर्मल रिकर्सिव प्रोग्राम जो हमने फिबोफैन के लिए किया था, ये तो था ही था, बट वही मल्टीपल कॉल्स थी, इसी जगह पे आती रहती थी बार बार, है ना, मतलब स्लॉट्स तो एन थे ही थे उसके अंदर भी। तो यहाँ पे तो हुआ नहीं, बस नुकसान ये हुआ जी, एक n+1 स्लॉट्स की टेबल आपने एक्स्ट्रा लगाई है, ये एक्स्ट्रा स्पेस आपने लगाया है, और मेरे बच्चे इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं, एसिम्प्टोटिकली तो वो थीटा नहीं रह गया एक्स्ट्रा स्पेस। ये भी फायदा देख लो, ये एक्स्ट्रा स्पेस ड्यू टू डीपी, ये एक्स्ट्रा स्पेस हमने लगाया डीपी के कारण। बट इस एक्स्ट्रा स्पेस से फायदा, सिर्फ और फायदा बहुत बड़ा हुआ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
ऑर्डर 2 पावर n से घट के थीटा n पे आ चुकी है। कितनी बड़ी बात है। क्यों कह रहा हूं मैं थीटा n कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है भाई, यहीं से फंक्शन कॉल देखो ना यार। टोटल आपने n फंक्शंस n+1 यूनिक फंक्शंस कॉल किए हैं और हर एक फंक्शन कॉल ने कांस्टेंट टाइम लगाया है। भाई आप करते ही क्या हो, फंक्शन कॉल में आते हो देखते हो इफ एल्स वाली ये सब बातें तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कहीं लूप या कहीं कुछ नहीं लगाया। तो हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में आपने कांस्टेंट टाइम लगाया है। और टोटल फंक्शन कॉल कितने हैं जी, n+1 यूनिक फंक्शन कॉल वही हुए हैं और उन्हीं को ही हमने कॉल किया, बाकी को तो किया ही नहीं ना। बाकी सब तो सिर्फ टेबल में जा जाके देख रहे और करते चले जा रहे थे। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट क्लास थीटा n आई है। क्यों? क्योंकि यूनिक फंक्शन कॉल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूनिक फंक्शन कॉल है जी ऑफ कोर्स n+1 है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक फंक्शन कॉल की कितनी है, कांस्टेंट है जी। तो इसका मतलब टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी थीटा n हो गई जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कहाँ 2 पावर n में घूम रहे थे और कहाँ थीटा n पे आकर के आ गए, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान एक n+1 साइज की टेबल आपने यूज करी है। और अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग एसिम्प्टोटिकली, तो मेरे बच्चे उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भैया n+1 + n थीटा n ही तो होता है। 2n+1 हो गया, थीटा n ही तो हुआ। कांस्टेंट वांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती, आपको पता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में। तो बहुत फायदा हो गया, एसिम्प्टोटिकली तो कोई फर्क ही नहीं आया। नॉर्मल जो हम प्रोग्राम बना रहे थे फिबोनाची सीरीज का, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस थीटा n ही था ड्यू टू स्टैक। ठीक है, रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए थीटा n ही था ड्यू टू स्टैक। और अब हमने डीपी वाला प्रोग्राम बना दिया तो उसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस थीटा n नहीं आ रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम आ गई, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। पहले ऑर्डर 2 पावर n थी, अब थीटा n हो चुकी है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, ये बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको तंग कर सकती हैं जी। हाँ जी, तो विदाउट डीपी और विद डीपी। विदाउट डीपी हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन ही थी और विद डीपी भी थीटा एन ही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है जी, एसिम्प्टोटिकली थोड़ा सा फर्क आया, कांस्टेंट वो आप पता ही है भाई। और थोड़ा अच्छे से बात करें तो थीटा एन स्पेस आपने फालतू ले लिया, बट थीटा एन प्लस थीटा तो थीटा नहीं होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिकली यही आई है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो विदाउट डीपी ऑर्डर 2 पावर एन तक चल रही थी और यहाँ पे मेरे बच्चे थीटा एन आ चुकी है। तो ह्यूमंगस डिफरेंस है जी, ह्यूमंगस। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ मच एक्स्ट्रा स्पेस डीपी नीड्स इन प्लेस ऑफ विदाउट डीपी प्रोग्राम। तो इसने थीटा एन स्पेस एक्स्ट्रा लिया, नो डाउट मैं मानता हूँ आपकी बात। थीटा एन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि n+1 साइज की टेबल आपने एक्स्ट्रा लगाई है, एक्स्ट्रा स्पेस थीटा एन इसने लगाया है। ठीक है, विदाउट डीपी और विद डीपी में थीटा एन स्पेस का फर्क है, क्योंकि टेबल आपने यूज कर रखी है। बोलो जी, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो फंक्शंस कॉल देख लो, और हर एक फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लग रहा था, कांस्टेंट टाइम लग रहा था। भाई क्या करना है, टेबल में जाके देखना है और यहाँ पे चेकिंग करनी है। क्या है, इफ एल्स वाली बातें थी, तो कहीं लूप या कुछ है ही नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब लूप होता है जी। क्या कहीं लूप या कहीं कुछ आपने कुछ लगा रखा, नहीं लगा रखा, तो खत्म बात वहां पर, है कि नहीं। हमारी बात वहीं खत्म होगी। तो कांस्टेंट टाइम में होता चला जा रहा है। और फंक्शन कॉल हमारी n+1 ही थी, यूनिक फंक्शन कॉल। ठीक है जी, चलो खैर, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है जी, तो अब अगर मैं आपको सीक्वेंस दिखाऊं, तो सबसे पहले आपने 1 कैलकुलेट किया, 0 कैलकुलेट करा, उसके बाद फिर 2 3 4 इस तरीके से हम चले हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमने एक एक करके पहले तो देखा जाए, देखो फंक्शन कॉल कैसे हुए थे। पहले 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, ऐसे देखो फंक्शन कॉल ऐसे हुए थे। पहले 6 हुआ, 5 हुआ, 4 3 2 1 0 ऐसे फंक्शन कॉल हुए। लेकिन जब हमने टेबल फिल करनी सीखी तो ये ऐसे हुई। तो कॉल ऐसे हुई थी, मतलब यू कैन से चेकिंग, टेबल की जो चेकिंग हमने करनी स्टार्ट करी थी वो ऐसे करी थी, चेकिंग 6 5 4 3 2 1 0। और जो फिलिंग करी हमने, टेबल की जो फिल करी, वो ऐसे करी है जी। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो इस अप्रोच को मेरे बच्चे ध्यान रख लेना, हम बोलते हैं इसको टॉप डाउन अप्रोच। क्यों? क्योंकि पहले टॉप वाला फंक्शन कॉल हुआ f(6), फिर f(5), फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और मेमोइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, मेमोइजेशन मेथड। तो एक्चुअली दो अप्रोचेस होती हैं डीपी की, एक एक मेमोइजेशन मेथड और दूसरा होता है टेबुलर मेथड। तो मेमोइजेशन मेथड टॉप डाउन अप्रोच है, टेबुलर मेथड बॉटम अप अप्रोच है। उसको भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करूंगा, स्लाइड बना के आया हूँ, टेंशन मत लो, वो आराम से अभी आगे बता दूंगा। अभी फिलहाल जहाँ पे चल रहा है चलने देते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया बस ये सिर्फ समझाना चाह रहा था कि पहले फंक्शन ये कॉल हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरीके से हम चले हैं ना जी। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच है ये, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, आप चेक कर सकते हो। पहले 6 5 4 ट्री ट्री से देख लो। ट्री जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था, तो पहले क्या हुआ, आप देखो आराम से। ठीक है, तो पहले क्या हुआ जी, f(6) कॉल हुआ, फिर
उसने 5 को कॉल किया, फिर उसने 4 को कॉल किया, एंड सो ऐसे नहीं चले क्या? तो टॉप डाउन अप्रोच है ना जी। 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 2 1 0, फिर वैल्यूज आती गई, फिर हम ऐसे से कैलकुलेट करते चले गए। ठीक है ना? तो आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग। तो ठीक है जी, दैट्स इट। तो चेकिंग ऐसे हुई है और फिलिंग ऐसे हुई है। नो डाउट फिल हमने सबसे पहले 1 को कर दिया था और उसके बाद हमने 0 को फिल किया था, तो वो एक आधी बार तो मतलब इधर उधर चेंजेस हो जाती है, लेकिन जनरली हम इधर 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 ही चलते चले गए हैं। ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट हमने फिलिंग करी है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और पहले 1 फिल हो गया, बाद में 0 फिल हुआ है, वो रीजन बस यही था कि हमने फंक्शन कॉल इस तरीके से कर रखे थे, है ना? फंक्शन कॉल 1 था, तो फिर पहले 1 ने 1 रिटर्न कर दिया था, उसके बाद फिर 0 कॉल हुआ था, एंड सो ऑन। यहाँ से आप देख सकते हो, कोड से देखो ना, जब हम 2 में बैठे थे तो फिर पहले 1 कॉल हुआ, बाद में 0 कॉल हुआ। अगर पहले 0 कॉल हो जाता, बाद में 1 कॉल हो जाता, तो ठीक है जी, वो बिल्कुल ही प्रॉपर आपको दिख जाता कि लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं, है ना? समझ रहे हो ना? फिर पहले 0 कॉल हो जाता, फिर 1 कॉल होता। कोड हमने इस तरीके से लिखा है ना, जिस तरीके से कोड लिखोगे उसी हिसाब से चलेगा। पहले 0 कॉल हो जाता, फिर 1 कॉल हो जाता, तो फिर हम कहते हैं साफ सुथरा ऐसे चल रहा है। पर ठीक है, खैर इतना घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें मत फंसो। द ओनली थिंग इज कि बस ऐसे समझ लो, रफली बात करो कि हम लेफ्ट टू राइट ही चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, नोट डाउन करो इसको आराम से। ठीक है जी, वो कोड ऐसा था जिसके कारण हमने पहले 1 कॉल कर दिया, तो पहले 1 फिलअप हुआ, फिर बाद में 0 फिलअप हुआ। अगर आप कोड थोड़ा अलग तरीके से लिख देते तो फिर पहले 0 हो जाता, फिर 1 फिल हो जाता, फिर 2, फिर 2 होता, 3 4 5 6 एंड सो। बाकी सब तो खैर ठीक ठाक चले ही थे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमारे को। ठीक है जी, चलो दैट्स इट, और ज्यादा हमारे को इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। तो फिलिंग टेबल की ऐसे हुई है, और चेकिंग हम ऐसे करते हुए आते हैं। पहले इसको चेक किया था, नल मिला था, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो जिस हिसाब से चेकिंग करी उस हिसाब से देखेंगे तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है जी, टॉप डाउन अप्रोच है ये। और इसको हम क्या बोलते हैं? मेमोइजेशन मेथड। दो मेथड होते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए। ओके जी, नोट डाउन कर लो। ठीक है, आओ आगे। ओके जी, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इन टेबल दैट इज साइज ऑफ टेबल। ऑफ कोर्स अब क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी समरी है ये, सारे क्वेश्चंस में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। बताओ जी, कितने स्लॉट्स की टेबल बनाई है जी हमने? n+1 स्लॉट्स की टेबल बनाई है। व्हाई? बिकॉज n+1 यूनिक फंक्शन कॉल, n+1 यूनिक फंक्शन कॉल। ठीक है। एंड वाई n+1? क्योंकि 0 भी कॉल हो रहा था ना, है ना भाई? आप जैसे n कॉल कर रहे हो, तो फिर n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ, चलते चलते 0 तक आया, तो 0 से n की गिनती कितनी? n+1 ऑफ कोर्स। तो यही n+1 फंक्शन कॉल हुई है, तो इसलिए टेबल का साइज n+1 चाहिए। नोट डाउन करो, आओ आगे। स्टैक स्पेस नीडेड, ऑफ कोर्स आपको मैंने अभी बता ही दिया था। n स्लॉट्स का हमारे को स्टैक चाहिए होगा। n स्लॉट्स का क्यों चाहिए होगा? क्योंकि पहले n कॉल हुआ, फिर n-1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, फिर n-2 का बना, एंड सो ऑन, फिर 1 का बना, और फिर 1 को काट के वहीं पे 0 का आया था, फिर आगे 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे। तो एक किस्म से 1 से लेकर n तक की गिनती कितनी? n, तो इसलिए n स्लॉट्स का स्टैक हमारे को चाहिए। ठीक है, तो n स्लॉट्स का स्टैक फिलहाल हमारे को जरूरत पड़ रही है। नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है जी, आइए आगे। एक्स्ट्रा स्पेस हमारा कितना यूज हुआ है जी यहाँ पे? एक तो स्टैक का स्पेस यूज हुआ है, और साथ में एक हमारे टेबल का स्पेस यूज हुआ है। टेबल के अंदर n+1 स्लॉट्स हैं, स्टैक के अंदर n स्लॉट्स हैं, तो टोटल हमारा एक्स्ट्रा स्पेस कितना हो गया? थीटा n। ठीक है, और एक्स्ट्रा स्पेस ड्यू टू डीपी ओनली, सिर्फ डीपी के चक्कर में जो एक्स्ट्रा स्पेस लगाया है वो आपने ये लगाया जी, थीटा n एक्स्ट्रा स्पेस लगाया है, ड्यू टू डीपी ओनली, ड्यू टू डीपी, डीपी के चक्कर में। लेकिन इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हुई है। और डन करो। ठीक है जी, आज आज ये आगे। व्हाट इफ वी रिमूव बोथ इफ स्टेटमेंट्स? जो हमने इफ स्टेटमेंट्स लगा रखी थी, अगर आपने उनको हटा दिया तो फिर क्या होगा कोड में? बताओ, शाबाश। ये जो इफ स्टेटमेंट थी, ये वाली इफ स्टेटमेंट हटा दो, और ये वाली इफ स्टेटमेंट हटा दो, मतलब लाइन नंबर 1 एंड 3 उड़ा दो। लाइन नंबर 1 3 उड़ा दोगे तो फिर क्या होगा जी? बिना चेकिंग, आप चेक नहीं करोगे, फंक्शन कॉल करते चले जाओगे, फालतू की बात हो जाएगी, महा बकवास हो जाएगा जी, बार बार फंक्शंस कॉल होते ही रह जाएंगे, वही ऑर्डर टू पावर एन पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मतलब आप बिना चेकिंग के, देखो हमने चेकिंग करी थी, यहाँ पे देखो ना, यहाँ मजा आया था। ये हमारे को नल नहीं मिलता था, तो हमने ये सारे फंक्शंस कॉल अवॉइड किए थे, तो उनको अवॉइड ना कर पाते, सारे के सारे फंक्शन कॉल हो जाते, है कि नहीं? नो डाउट टेबल तो वही रहती है हमारी n+1 साइज की, तो बार बार हम टेबल के अंदर वैल्यू फिल करते थे, तो फायदा क्या हुआ टेबल बनाने का? मतलब 5 को काट के फिर से 5, फिर से 5, फिर यहाँ से 3 को काट के फिर से 3, फिर 2 को काट के फिर से 2, एंड so ऐसे करते रह जाते। क्या फायदा था यार उस सब चीजों का? बात समझ आ रही है? तो अगर हमने ये लाइनें हटा दी, तो वही बात है जी, ऑर्डर टू पावर एन फंक्शन कॉल हो जाएंगे। फिर डीपी का तो मतलब डीपी वो है ही नहीं ना, मोटी मोटी बातें करो, डीपी वो है ही नहीं, क्योंकि हमने फंक्शंस कॉल को अवॉइड ही नहीं किया। आपने टेबल यूज कर ली, लेकिन टेबल से तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे जी, फिर यूज ही क्यों करी? है कि नहीं? इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने कोई एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, 3 महीने लगाया आपने, और उसको आपने, एक तरीका तो क्या है कि आप उसका जो रिजल्ट आया वो आपने स्टोर नहीं किया, स्टोर नहीं किया, तो फिर से 3 महीने लगाओगे, फिर तो चलो मैं कहूंगा कि चलो आप थोड़े भाई बेवकूफ तो हो लेकिन कम बेवकूफ हो।
क्यों? क्योंकि आपने उसको स्टोर नहीं करके रखा। स्टोर करके रखते तो टाइम बचा लेते, फिर से आपने 3 महीने खर्च कर दिए। लेकिन आप महाबेवकूफ कब कहलाए जाओगे? जब आपने किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद एक पर्चे पे उसका रिजल्ट लिख लिया, लिखने के बाद फिर से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और फिर से उसी पर्चे पे काट के सेम वैल्यू दोबारा लिख रहे हो, तो आप महाबेवकूफ आदमी हो। तो ये महाबेवकूफी वाला काम है जी। टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, वैल्यू स्टोर करने के बाद फिर से काट के सेम वैल्यू फिर से डाल रहे हो, तो फिर टेबल तुम यूज ही क्यों कर रहे हो? तुमने प्रचार यूज ही क्यों किया? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट स्टोर करके रखता हूँ। महाबेवकूफी वाली बात है। स्टोर करोगे तो दुनिया आकर के यही बोलेगी कि यार तूने पहले भी ये आंसर निकाला था, फिर काट के फिर सेम आंसर निकाल रखा है। ऐसे तो 2-2 3-3 महीने तो खराब करी जा रहा है कि नहीं? तो वही चीज है जी। तो आई थिंक आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ में आ चुका होगा कि महाबेवकूफी होगी। महाबेवकूफी क्या कि ये लाइन नंबर 1 और 3 उड़ा देना। यही हार्ट है जी हमारी डीपी का। तो जोक्स अपार्ट, ये मैं इसलिए बता रहा था ये बात ताकि आपको पता लग जाए ये हमारा हार्ट है जी डीपी का। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ये हार्ट है, इसी ने सारा काम किया है जी। अगर ये स्टेटमेंट्स ना होती, 1 और 3 ना होती, तो फिर कोई फायदा नहीं, सब बकवास है। ठीक है ना? तो फिर आपने टेबल यूज ही क्यों करी? उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो लाइन नंबर 1 और 3 को नहीं उड़ाना जी। ये हमारा हार्ट था। हाँ, तो ये आंसर क्या आएगा जी? अगर आपने रिमूव कर दी तो ऑर्डर 2 पावर n फंक्शन कॉल्स हो जाएंगी एंड एंड वैल्यूज इन टेबल विल बी अपडेटेड अननेसेसरली। वैल्यूज इन टेबल will be updated again and again, will be updated again and again। और साथ में अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे क्या अननेसेसरली हुआ जी। अननेसेसरली, ये अननेसेसरली हुआ है। क्यों करा आपने फालतू के काम? तो वही हार्ट था हमारा लाइन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, वो हार्ट था हमारा डीपी का। वो नहीं लगा तो फिर फायदा क्या हुआ डीपी का यार? ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वही 2 पावर n ही आ जाएगी। फिर आ जाओ आगे। ओके, हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीपी एल्गोरिथम। भाई कुछ नहीं है जी। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे सिंपलेस्ट वे आउट है स्टेप नंबर 1। आपको यूनिक फंक्शंस कॉल देखने होंगे, कितने यूनिक फंक्शन कॉल हो रहे हैं। यूनिक फंक्शन कॉल कैसे पता लगेंगे जी? वही बात है, सबसे पहले आप रिकर्सिव इक्वेशन लिखेंगे। रिकर्सिव इक्वेशन लिखने के बाद वो रिकर्शन ट्री बनाएंगे। रिकर्शन ट्री बनाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितने यूनिक फंक्शन कॉल है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने क्या किया था जी? फिब वाले प्रोग्राम के लिए फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस में फिब ऑफ n माइनस 2 एंड सो ये सब किया था। रिकर्सिव इक्वेशन लिखी थी, रिकर्सिव प्रोग्राम लिखा था। रिकर्सिव प्रोग्राम लिखने के बाद हमने ट्री बनाया था। ट्री बनाने के बाद हमने यूनिक फंक्शन कॉल गिन ली थी। ठीक है, तो यही काम आपको करना है डीपी के प्रोग्राम के अंदर। वो रिकर्सिव इक्वेशन लिखो और उसके बाद फिर रिकर्शन ट्री बनाओ। रिकर्शन ट्री बनाने के बाद कैलकुलेट करो यूनिक फंक्शंस कॉल कितनी हैं। यूनिक फंक्शंस कॉल कैलकुलेट करने के बाद आप देखो कि ईच फंक्शन कॉल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ईच फंक्शन कॉल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? कैसे पता लगाओगे? बस एक बात चेक कर लेना, क्या लूप है? लूप लग रही है तो फिर एक्स्ट्रा टाइम आएगा, अदरवाइज कांस्टेंट टाइम कह के भाग जाओ चुपचाप से, काम खत्म। जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था जी? हमने देखा कि यूनिक फंक्शन कॉल हो रही थी, यूएफसी लिख देता हूँ, यूनिक फंक्शन कॉल हो रही थी n+1। ठीक है, और हर एक फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच, या टाइम फॉर ईच फंक्शन कॉल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टाइम फॉर ईच फंक्शन कॉल, वो हमने कितना देखा था जी? कांस्टेंट टाइम था। तो इसका मतलब कितना आ गई थी? ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई थी जी? थीटा एन, एन इंटू कॉन्स्टेंट दैट इज थीटा एन ओनली। ऐसे देखना है। तो क्या करना है जी? रिकर्सिव जो भी एल्गोरिदम आएगा, पहले रिकर्सिव इक्वेशन देखो, उसकी फिर रिकरेंस ट्री बना करके देख लो, और फिर यूनिक फंक्शंस कॉल देख लो। यूनिक फंक्शन कॉल देखने के बाद आप हर एक फंक्शन कॉल की कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, काम खत्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टेप 2। मल्टीप्लाई कराओ, काम खत्म करो बस। एकदम सिंपल बात, बोलो जी, साफ सुथरा काम है। नोट डाउन कर लो, आ जाओ आगे। अच्छा, कैन वी राइट आरआर फॉर दिस प्रोग्राम? जो हमने प्रोग्राम बनाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या इसके रिकरेंस रिलेशन आप लिख सकते हो? ये जो हमने बनाया है इसमें रिकरेंस रिलेशन लिख सकते हो? आप बोलोगे कि सर देखो रिकर्सिव प्रोग्राम है तो रिकरेंस रिलेशन तो लिखी जाएगी जी, ऑफ कोर्स। ये डीपी एन है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे डीपी n-2 है, तो लिख तो दी हमने इक्वेशन। ये देखो सर, रिकर्सिव इक्वेशन, रिकर्सिव प्रोग्राम है तो रिकर्सिव इक्वेशन तो आएगी आएगी। डीपी फिब ऑफ n दैट विल बी इक्वल टू डीपी फिब ऑफ n-1 प्लस में डीपी फिब ऑफ n-2। हो तो गई सर? महा बकवास बात है।
नहीं है जी। क्यों? क्योंकि ये लिखने का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये गारंटी हो जाएगी कि फिब ऑफ n के लिए n-1 प्लस n-2 आप कॉल करोगे ही करोगे। तो आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपने ऐसा किया था? क्या आपने ऐसा किया था? आप मुझे बताओ। dp6 के लिए, dp fib of 6 के लिए हमने जैसे अभी देखा था, dp fib of 5 तो कॉल हुआ था, लेकिन dp fib of 4 की वैल्यू मैं टेबल में से लाया था, इसको मैंने कॉल नहीं किया था। याद करके बताओ। सिर्फ यही कॉल हुआ है, सिर्फ यही कॉल हुआ था। ये तो हमने कॉल किया ही नहीं था जिसकी वैल्यू हमारे पास पहले से थी, टेबल में से हम देख करके आए थे। याद करो। तो भैया रिकर्सिव रिकरेंस रिलेशन इस प्रोग्राम के लिए हम लोग नहीं लिख सकते, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल कॉल्स हैं, एक्चुअल कॉल नहीं है। यहाँ पे कंडीशनल कॉल्स हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंडीशन क्या है जी? नल होना चाहिए अंदर वैल्यू, टेबल की वैल्यू, टेबल एनवायरमेंट की वैल्यू नल है तब फंक्शन कॉल हो रहा है, अदरवाइज फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कंडीशनल कॉल्स हैं जी, नॉर्मल फंक्शन कॉल नहीं है। ये नॉर्मल फंक्शन कॉल करोगे तो वो तो रिकर्सिव प्रोग्राम बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल है। वी कैन नॉट राइट रिकरेंस रिलेशन फॉर दिस प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। 6 के लिए आपने 5 को तो कॉल किया था, लेकिन 4 को तो कॉल ही नहीं किया था, टेबल से वैल्यू लेकर के आए थे यार हम। नोट डाउन करो, शाबाश। हो गया, आओ आगे। अच्छा, हाउ टू राइट डीपी प्रोग्राम, कैसे सोचेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम हम लिखें कैसे, क्या सोचेंगे हम? सबसे पहला काम मेरे बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हम प्रोग्राम सोच रहे हैं उसकी रिकर्सिव इक्वेशन सोचेंगे। रिकर्सिव इक्वेशन को सोचना है, थिंक कैसे होगा। तो रिकर्शन में जैसे हमने सीखा ही हुआ है सारा कुछ, भाई रिकर्शन वाले ही तो है। डीपी इज नथिंग बट रिकर्शन ओनली, रिकर्शन सोचो बस। ठीक है, रिकर्सिलेशन रिकर्सिव इक्वेशन कैसे सोचना है, वो सब हमने रिकर्शन के टॉपिक में सारा कवर अप कर रखा है, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना भाई। ऐसे सोचो, ट्राई टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम, दैट्स इट। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। जैसे फिब ऑफ एन के बारे में हमने क्या बोला था, n-1 प्लस में n-2, काम खत्म। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी एन वाली, उसको n-1 और n-2 को ऐड करके सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो वो रिकर्सिव इक्वेशन फटाफट सोच गए थे। तो मतलब आरी थिंक करनी है, वो रिकर्शन से पता लग जाएगी। जैसे हमने रिकर्शन में पढ़ा था, तो मतलब ट्राई टू थिंक, ट्राई टू सॉल्व, ऐसे बोलो आप, ट्राई टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम। उससे आपको पता लग जाएगा रिकर्सिव इक्वेशन क्या है। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, रिकर्शन ट्री बनाना होगा, कोई नंबर लेकर के। जैसे फिब ऑफ 6 के लिए हमने जैसे अभी पीछे लेक्चर में किया था, पहले रिकर्सिव इक्वेशन सोची थी, फिर वही बात रिकर्सिव प्रोग्राम बना लिया था, फिर हमने ट्री बना लिया था। तो रिकर्सिव प्रोग्राम बेशक से ना बताऊं, क्योंकि रिकर्सिव इक्वेशन आ गई तो समझ लो एक किस्म से प्रोग्राम तो आ ही गया। प्रोग्राम में तो ढालना होता है और कुछ नहीं करना होता। याद करो, देखो भाई, रिकर्सिव इक्वेशन फिब वाली आ गई आपके पास, तो फिर क्या बचा उसके अंदर? ये देखो, ये हमने लिख डाली, तो बस इसी को तो इफ एल्स की फॉर्मेट में बस यहाँ पे ढालना होता है प्रोग्राम के अंदर। इसको मारो गोली, प्रोग्राम को भी मत बनाओ बेशक से। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। बस रिकर्सिव इक्वेशन आ गई। अब यहां से ना आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जैसे फिब ऑफ 6 हमने देखा था, फिब ऑफ 6 हमने ट्री बनाया, और ट्री बना करके चेक करो क्या बार बार सेम फंक्शन कॉल हो रहे हैं क्या। अगर बार बार सेम फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तब तो मेरे बच्चे याद रखना डीपी फायदेमंद है। अदरवाइज डीपी बिल्कुल वर्स्ट आइडिया होगा, महाबकवास आइडिया होगा। डीपी मत लगाना वहां पे, अगर बार बार फंक्शन कॉल नहीं हो रहे तो, सेम फंक्शन कॉल नहीं हो रहे तो। क्योंकि जब सेम फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहे, तो आप उसको टेबल में स्टोर करके फायदा क्या करोगे? बात समझ आ रही है ना? अगर सेम फंक्शन कॉल होते तो टेबल से वैल्यू उठा करके अपना सारा काम कर जाते, बाईपास कर जाते, जैसे हमने फिफ्थ में किया था। 4 देख लो, पूरा 4 हम पूरा का पूरा ही बाईपास कर गए थे, क्योंकि हम यहाँ से 4 कैलकुलेट कर चुके थे। तो अगर अब आप इमेजिन करो कि अगर यूनिक सारे के सारी फंक्शन कॉल ही यूनिक है, कहीं कोई रिपीटेशन ही नहीं है, फिर डीपी का कोई फायदा नहीं। आपने टेबल बनाई भी तो फिर क्या फायदा मेरे बच्चे, आपको अल्टीमेटली फंक्शन कॉल तो करने ही पड़ जाएंगे ना। जैसे 6 था, फिर 5 कॉल किया था, 4 कॉल किया था, क्योंकि टेबल में वैल्यू नहीं थी। अब आप इमेजिन करो 6 5 4 यहाँ पे अलग अलग सारे सारे फंक्शन कॉल अलग अलग होते, तो आप हर बार फंक्शन कॉल करते, वैल्यू कैलकुलेट करते, टेबल में डालते। बट फायदा क्या टेबल में डालने का, जब आप उस टेबल से वैल्यू दोबारा पढ़ने आने ही नहीं वाले जिंदगी भर, क्योंकि सारी फंक्शन कॉल यूनिक है, रिपीटेशन है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो डीपी बिल्कुल वर्स्ट स्टडी हो जाता है, वहां पे बिल्कुल नहीं लगाना। तो क्या करना है, क्या समझ में आया? बस प्रॉब्लम को, एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको सोचो छोटी प्रॉब्लम्स के टर्म्स में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपको पता लग गया कि हाँ जी हम छोटी प्रॉब्लम की फॉर्मेट में ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब आपके पास रिकर्सिव इक्वेशन आ जाएगी। रिकर्सिव इक्वेशन बनाने आने के बाद आपको रिकर्शन ट्री बनाना है। ट्री बनाकर कोई भी वैल्यू लेकर के ट्री बना लेना, और देख लेना क्या उसमें बार बार सेम फंक्शन कॉल हो रहे हैं क्या। हो रहे हैं तब डीपी लगानी है, अदरवाइज नहीं लगाना।
क्योंकि बार बार फंक्शन कॉल हो रहे होंगे, तभी आप एक बार कैलकुलेट करके टेबल में डाल दोगे, और जब दूसरी बारी वो कॉल होगा तब हम उस टेबल में से पढ़ के आ जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, आपने मेरे लेक्चर लगाए, नोट्स बना लिए, लेकिन नोट्स को जिंदगी भर खोल के देखा ही नहीं, तो मेरे बच्चे नोट्स तुमने बनाए क्यों, टाइम बर्बाद किया कि नहीं। डीपी बिल्कुल वही चीज है। एक बारी फंक्शन कॉल करवाते हैं, कॉल करवा करके टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं, मतलब नोट्स बन गए। लेक्चर देख लिया, नोट्स बन गए। अब नोट्स बनने का क्या फायदा अगर आप उसको जिंदगी भर देखने नहीं वाले तो। वही बात है, अगर सारी फंक्शन कॉल यूनिक है तो आप टेबल में वैल्यू स्टोर तो करते जाओगे, लेकिन स्टोर करा के फायदा क्या जब आप उससे कभी रीड नहीं करने वाले। यू आर नेवर एवर गोइंग टू रीड द टेबल। तो जब आप उसको टेबल को रीड करने नहीं वाले, वैल्यूज को देखने नहीं वाले, तो आपने स्टोर क्यों किया। महाबकवास काम, फालतू का टाइम तुमने बर्बाद किया। टेबल बनाई इतनी बड़ी, टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करी, और उसको जिंदगी भर खोल के भी नहीं देखा, तो फिर फायदा क्या। रजिस्टर खरीद लिया इतना मोटा, नोट सारे बना डाले, बनाने के बाद उनको कभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ। मकड़ी जाले लगते रहेंगे उनपे। वही बात है जी, उस टेबल पे भी मकड़ी जाले लग रहे हैं जी, यूज ही नहीं हो रही उसके, तो फिर क्या फायदा, टाइम बर्बाद है जी। डीपी वर्स्ट आइडिया होगा, वहां पे ध्यान रख लेना। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, अब लिखते हैं इस बात को। हाँ जी। तो हमने क्या सीखा कि रिकर्सिव इक्वेशन सोचनी है, और रिकर्शन से मतलब ट्राई टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर रिकर्शन ट्री बनाना है। रिकर्शन ट्री बनाने के बाद फिर आपको देखना है क्या इसके अंदर रिपीटेड कॉल्स हैं। रिपीटेड कॉल्स हैं, अगर रिपीटेड कॉल्स हैं देन डीपी इज गुड आइडिया। ठीक है, तब डीपी आप लगाओगे, और वो कॉल्स को जो भी रिजल्ट होएगा उसको आप टेबल में स्टोर कराओगे। ठीक है, रिपीटेड कॉल्स हैं तो फिर आप क्या करोगे, स्टोर रिजल्ट इन टेबल। स्टोर रिजल्ट इन टेबल, एंड when same function is called again, जब वही फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, अगर वही फंक्शन दोबारा से कॉल, सेम फंक्शन इज कॉल्ड अगेन, देन रेफर टेबल। सो सिंपल, टेबल को रेफर करो, काम खत्म। यही है जीडीपी का सारा खेल। ठीक है ना, रिपीटेड कॉल्स हैं तो आप क्या करोगे जी, बस फंक्शन को कॉल करोगे, उसका रिजल्ट जैसे मैंने अभी आपको फिबोनाची सीरीज में दिखाया, टेबल में स्टोर करा दो। और फिर जब दोबारा से वही फंक्शन कॉल की जरूरत पड़ेगी, टेबल में से वैल्यू देख करके आ जाना, फंक्शन कॉल दोबारा से मत करना। काफी टाइम बचा जाओगे, जैसे हमने आपको बताया। ठीक है जी, तो क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। हाँ, अगर इफ नो रिपीटेड कॉल्स देन डीपी इज वर्स्ट आइडिया। मत लगाना इसको, वर्स्ट आइडिया है जी ये, बिल्कुल भी मत लगाना। फालतू में टेबल में स्टोर करोगे वैल्यूज, और उनको जिंदगी भर जाके पढ़ोगे भी नहीं, तो फिर स्टोरी क्यों किया। ठीक है, अच्छा चलो, अब थोड़ा सा टेक्निकल एक दो नाम बोल देता हूँ। इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ आ ना जाए, एमएसक्यू में आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है ना, इसलिए। तो इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मतलब रिकर्सिव इक्वेशन सोचना, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम की भाषा में सॉल्व करना, एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। और ये जो थी रिपीटेड कॉल्स वाली बात थी, इसको हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो अब बस एक बात ध्यान रखनी है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, उस पे डीपी चलेगी या नहीं, तो आपको दो चीजें सोचनी है। पहली, क्या उसके अंदर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है, मतलब क्या आप उसकी रिकर्सिव इक्वेशन लिख पा रहे हो। ऐसे बोल दो बस, रिकर्सिव इक्वेशन इज ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। बस रिकर्सिव इक्वेशन का दूसरा नाम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है। तो डीपी की भाषा में ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बोल देते हैं, रिकर्शन की भाषा में हम रिकर्सिव इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या सोचनी है, क्या उसके अंदर ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है, मतलब रिकर्सिव इक्वेशन क्या आप उसके लिख पा रहे हो। लिखने के बाद फिर आपको दूसरी बात देखनी है, क्या उसके अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती है तब डीपी लगाओ, अदरवाइज डीपी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है जी, अच्छा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने मेरे से पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था ऑफ कोर्स। एक टेक्निकल एग्जांपल भी दे देता हूँ, मर्ज सॉर्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, गेट में ही आया हुआ है। क्या मर्ज सॉर्ट में डीपी लगाना फायदेमंद होगा। महाबकवास बात है, बिल्कुल नहीं। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो है उसके अंदर, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वाली बात में रिकर्सिव इक्वेशन तो हम लिख पा रहे थे उसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं थी, कोई भी फंक्शन कॉल रिपीट नहीं होता, तो वहां पे कोई फायदा नहीं है जी मर्ज सॉर्ट में लगाने का। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है जी, ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो था, बट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं थी। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो था, मतलब रिकर्सिव इक्वेशन तो हम लिख पा रहे हैं, बट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। हम इसमें नहीं लगाएंगे। लगाना चाहते हो लगा लो डीपी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी नहीं। ठीक है, ऑलरेडी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी 10 log n थी, तो उससे हम कम नहीं कर पाएंगे डीपी की हेल्प से। क्यों, क्योंकि उसमें फंक्शंस कॉल रिपीट ही नहीं हो रही। रिपीट हो रही होती तब मैं कहता कि हाँ जी, हम फायदा उठाएंगे, टेबल में वैल्यू स्टोर करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी मर्ज सॉर्ट में, कि आपने टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करी और उसको पलट के कभी जिंदगी भर देखा ही नहीं, मतलब लेक्चर लगाए, नोट्स बना ले, लेकिन नोट्स को पलट के कभी देखा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या, वही बात है यहाँ पे।
ठीक है जी, चलो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है मेरे बच्चे, इतना रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो वो 2 मेथड थे, मेमोराइजेशन और टेबुलेशन मेथड, वो मैं आपको कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइबर बहुत कम है, हमारे व्यूज बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो एटलीस्ट आपके साथ शेयर तो करो यार, इतनी मेहनत करके मैं कंटेंट डेवलप करता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।